Hello friends, and today we start about this lead editorial of 16 June अमेरिका मिस्टेक्स इन द फॉरएवर वॉर। तो इसको हम समझेंगे। सो इट इज आर्टिकल अबाउट द US misread the situation in Afghanistan with the long war now leaving the Taliban at the height of their influence। तो इसमें अमेरिका विड्रॉ कर रही है अफगानिस्तान से। तो बेसिक स्टोरी क्या है पहले इसको समझते हैं। 2001 में 9/11 हुआ। उसके बाद अमेरिका ने अटैक करना किया तालिबान पे। उसके बाद तालिबान गवर्नमेंट एक्चुअली में दे फॉर्म करना चाहते थे अपना गवर्नमेंट, और इनकी जो पॉलिसी थी बहुत ही रिस्ट्रिक्ट थी। इस्लामिस्ट को इम्पोज करना चाहते थे, स्पेशली फॉर द वीमेन। बहुत रिस्ट्रिक्शन थे, रिस्ट्रिक्शंस ऑन वुमेन, बाहर नहीं जाना है, एजुकेशन से रिलेटेड एंड वेरी मोर थिंग्स, और ऑल्सो कैसे बीएड रखने हैं मेन के लिए। तो देयर आर मेनी रेस्ट्रिक्शंस ओवर देयर। सो बेसिकली अमेरिका ने तालिबान को हटाने के लिए अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट करना स्टार्ट किया, और अफगान गवर्नमेंट पावर में आ भी गई एंड दे स्टार्टेड प्रोवाइडिंग राइट्स टू द वुमेन, और वुमेन को राइट्स प्रोवाइड करने लगी। लेकिन आज टुडे 2021 आ गया। इसमें लगभग अमेरिका के $8 बिलियन खर्च हो गए। अब वहाँ से अपने ट्रूप को विड्रॉ कर रही है। तो उसी के इम्प्लीकेशंस के बारे में इस एडिटोरियल में समझाया गया है कि क्या होगा। तो बेसिकली जब ट्रूप्स यहाँ से विड्रॉ करेगी तो इम्प्लीकेशन ये होगा फिर से तालिबान अपना एम्पायर सेटअप करने के सोच में होगा, और जितने भी इस्लामिस्ट रेस्ट्रिक्शन थे फिर से वो इम्पोज करने की कोशिश करेगा। तो वीमेन राइट्स का क्या होगा, जितने भी राइट्स हैं एक डिक्टेटरशिप वाला माहौल हो जाएगा। तो इसी के इम्प्लीकेशन के बारे में इस आर्टिकल में समझाया गया है। तो इसको रीड करते हैं और लाइन बाय लाइन और पैसेज बाय पैसेज समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में है द प्रेसिडेंट जॉय बिडेन हैज सेट अप द September 11 deadline for American troops to leave Afghanistan, winding up 20 years of the invasion by the United States. Military officials say the withdrawal would be complete about 2 months ahead of the schedule. The peace talks between the Afghan government and Taliban, and they started in Doha last year, have been frozen for months. The bid by the US to hold a summit in Istanbul between the warring parties has been a non-starter. On the ground, the Taliban are making steady advances. Since May 1, Taliban have seized 8 districts in 4 different regions. At least 6 provincial capitals, including Kabul, Lashkar-Gah, Helmand, and Kandahar, have the insurgents at their gates. As of now, about 22% of the Afghanistan's 398 districts are in Taliban control and 24 with the government, while more than half of the country territories are contested. तो यहाँ पर जॉय बिडेन ने 11 सितंबर का डेडलाइन किया है कि इससे पहले जितने भी ट्रूप्स हैं वो अमेरिका आ जाएं, और अमेरिका ने स्टार्ट भी किया था पीस टॉक्स के लिए बिटवीन द अफगान गवर्नमेंट एंड द तालिबान दोहा में लास्ट ईयर में। बट उसका कुछ हुआ नहीं, कुछ समय के लिए रुक गया। एंड ऑल्सो अमेरिका ने इस्तांबुल में सबमिट भी किया था जो भी
पार्टीज थे, स्टेक होल्डर्स थे, जिन्होंने बिटवीन द अफगान गवर्नमेंट एंड तालिबान के बीच चाहते थे कि समझौता हो जाए, क्योंकि अमेरिका के दिमाग में था कि यहाँ से लौटना है तो इससे पहले वहाँ के एक स्टेबल गवर्नमेंट या दोनों के बीच एक ऐसा कॉन्फ्रेंस बना दे कि बाद में वहाँ कोई दिक्कत ना हो। बट तालिबान वहाँ पे एडवांस करने लगा। वो भी जब अमेरिका लौटने के मूड में था तो वो भी फिर से अपने गवर्नमेंट को फिर से इस्टेब्लिश करने के लिए कदम उठाने लगा। लगभग देखेंगे हम कि अफ़गानिस्तान में जितना भी 1/5 पार्ट है तालिबान कैप्चर कर चुका है। तो धीरे धीरे और भी कैप्चर करने के मूड में है। नाउ ए नियोकॉन वॉर। नियोकॉन मतलब क्या होता है? न्यू कंजर्वेटिव वॉर। कंजर्वेटिव मतलब होता है कि अपने ही देश में डेमोक्रेसी के लिए फाइट करना, लेकिन दूसरे कंट्री में जाके दूसरे कंट्री के डेमोक्रेसी के बारे में सोचना, वहाँ इस्टेब्लिश करना, इंटरवेन करके विद स्ट्रेंज, जैसे अमेरिका इराक में किया वहाँ पर डेमोक्रेसी के लिए, और वहीं पर अफगानिस्तान में आके तालिबान गवर्नमेंट को टॉपल करके सोचा वहाँ पर अफगानिस्तान गवर्नमेंट को फॉर्म करने का। तो ये कॉन्सेप्ट आता है नियो कंजर्वेटिव्स का। ये नया एक प्रिंसिपल है, थ्योरी कर सकते हैं, या आइडियोलॉजी है कि जिसको हम नियोकॉन कहते हैं। और ये अमेरिका का लॉन्गेस्ट वॉर है। तो इसमें आगे पढ़ते हैं। द लॉन्गेस्ट वॉर इन अमेरिका हिस्ट्री इज ऑल्सो टर्निंग आउट टू बी वन ऑफ इट्स disastrous. After 20 years of war, when the world's mightiest military is existing, Afghanistan, the Taliban, which it sought to perish, are at the height of their influence since they were driven out of power. The terrorist networks which US vowed to destroy when it launched its global war on terror in Afghanistan are now scattered across Asia and Africa, from eastern Afghanistan to the Sahel region. What went wrong for the US? तो अमेरिका का सबसे लॉन्गेस्ट वार है, 20 ईयर्स हो गए, 2001 से ही स्टार्ट हुआ था। तो सबसे स्ट्रेंथ, माइटीएस्ट मिलिट्री स्ट्रेंथ अमेरिका की है। एंड जब वो विड्रॉ करने लगे तो तालिबान भी, पहले भी पिछले आर्टिकल में इस पैसेज में बताया गया कि उनको हटाने के लिए बहुत कोशिश की। तो टेररिस्ट नेटवर्क को बर्बाद करने के लिए अमेरिका ने 20 ईयर्स रखा एंड ग्लोबल वॉर ही कर दिया अफगानिस्तान पे, जिसमें और भी कंट्रीज ने सपोर्ट किया। एंड नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, यूएस मेड 3 फंडामेंटल मिस्टेक्स विच लेड टू सुपर पावर सिमुलेटिंग इजिप्ट फ्रॉम द क्लीसेड ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। तो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स इसलिए इसको बोलते हैं अफगानिस्तान को कि कुछ समय के लिए यूके भी इन्वेड किया, फिर रसिया ने इन्वेड किया और फिर अमेरिका ने इन्वेड किया। तो एक ग्रेवयार्ड ही एम्पायर्स को, किसी ने इसमें अपना एम्पायर नहीं बनाया और ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स हो गया। तो 3 मिस्टेक्स बताया गया है इसमें बाय द एडिटर। द फर्स्ट, द यूएस वेंट टू अफगानिस्तान विदाउट लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम द कंट्री हिस्ट्री और वाज ब्लाइंडसाइडेड बाय द यूनिपोलर ह्यूब्रिस। Afghanistan was invaded by the great powers in the 19th and 20th century as well. The British Empire, which feared a Russian invasion to India via Afghanistan, sent troops to the country in 1839, ousted its ruler Dost Muhammad and established a client regime of the allied Shah Shuja. But the British had to withdraw in the face of the Afghan resistance, mostly by Pashtun warriors. While retreating in 1842, all of the British and Indian troops except one doctor were massacred by Afghans. In 1929, the Soviet Union sent troops to Afghanistan to salvage the country's nascent communist regime, orchestrated a coup and established a friendly regime. The Soviets, faced with a bloody Mujahideen resistance which was bankrolled and trained by the US, Saudi Arabia and Pakistan, had to pull back in 1989 in ignominy. The US might have thought that history would have been kinder to them when they launched the Afghan invasion in October 2001. It was not. तो पहले बताया गया कि अफगानिस्तान को पहले भी इन्वेड कर चुका है ब्रिटिश। जब वॉर हो रहा था वहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर विच फिर रशियन, सोचा कि अफगानिस्तान में रशियन इन्वेजन हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर
ब्रिटिश ने अपना ट्रूप्स भेजा 1839 में और अपना रूरल दोस्त जो मोहम्मद था उसको हटाया और इस्टेब्लिश क्राइम रिजीम फॉर इट्स एलाई। वहाँ ब्रिटिश ने अपना एक एलाई रिजीम को सेटअप किया जो कि साथ सूझा था, बट लेकिन ब्रिटिश को भी विड्रॉ करना पड़ा। अफगानिस्तान वहाँ के जो गवर्नमेंट थे वहाँ पीपल थे रेजिस्ट करने लगे, जो कि मोस्टली बाय द पाश्तून वॉरियर्स थे। सो ब्रिटिश भी वहाँ से 1842 में विड्रॉ हो गया एंड ऑल द ब्रिटिश इंडियन ट्रूप्स एक्सेप्ट वन डॉक्टर जो कि वहाँ भी मारा गया। इन 1979 सोवियत यूनियन ने भी इन्वेड किया अफगानिस्तान में, जो कि अपने कंट्री में जो कम्युनिस्ट राइज हो रहे थे वहाँ भी उसको चाहता था कि वहाँ पे उसको सेटअप ना होने दे, उसको जो भी रिजीम थे कम्युनिस्ट रिजीम तो वहीं पर उनको डिसमेंटल करना चाहता था। सो ऑर्केस्ट्रेटेड कू है, जो भी मिलिट्री कू है उसको वहाँ पे उसको भी डिसमेंटल करना चाहता था और इस्टेब्लिश किया एक फ्रेंडली रिजीम को सोवियत। बट वहाँ भी सोवियत को भी परेशानी होने लगा, मुजाहिदीन रेजिस्टेंस करने लगे वहाँ पे, तो वो भी रिटर्न हो गया और जो भी उसको ट्रेंड किए थे, यूएस ट्रेंड किया था, सऊदी अरबिया पाकिस्तान ट्रेंड किया था और रसिया भी पुल बैक हो गया वहाँ से। और रियली इट वाज एम्ब्रेसिंग मोमेंट फॉर रसिया। तो उसके बाद यूएस ने सोचा कि इस बार वो भी कर लेगा जो 2000 में अटैक किया 9/11 के बाद, बट उसका मिस्टेक था। Once they invaded Afghanistan, US given the mistake the British and the Soviets committed could have had a strategically focused campaign targeting its enemy Al-Qaeda, which was behind the September 11 attacks. It should have gone after the terrorists, destroyed their networks and then withdrawn. That is what a realist power would do. But the US, driven by the non-conservative globalism of the Bush administration, had set more ambitious goal for itself. It wanted to topple the Taliban, the rebel decentralized democratic state in Afghanistan. How did building democratic institutions in Afghanistan from the top down serve America foreign policy interest? The neo-conservatives in Washington might have found it fascinating, but the move made little strategic sense. And now the US retreating, practically leaving Afghanistan to the mercy of the Taliban, in turn the assurance from them that they would not assist the terrorists such as Al-Qaeda and the Islamic State. तो अमेरिका को यहाँ पर क्या करना चाहिए था कि जो भी अलकायदा था उनको अटैक करके विड्रॉ करना चाहिए था, बट अमेरिका ने फॉलो किया पॉलिसी ऑफ द न्यू कंजर्वेटिव, यानी कि वहाँ पर डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करे और जो भी गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करे डेमोक्रेसी को उसका साथ दे, वहाँ पर गवर्नमेंट को सपोर्ट कर दे। बट जो भी एम्पायर और रियलिस्ट पावर होते हैं उनका काम बस यही रहता है कि वहाँ के डिस्ट्रॉय कर दे, जो भी 9/11 में अटैक किया था उनको बस वहाँ से विड्रॉ कर दे। पर अमेरिका ने अपना न्यू कंजर्वेटिव फॉलो किया और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को फोकस किया, बट इट हैज़ बिकम मोर देन 20 ईयर्स और वहाँ पे इतने पैसे खर्च होने के बाद अब विड्रॉ कर रही है, जो कि अब तालिबान भी एडवांस कर रहा फिर से गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो एक अच्छा स्टेप नहीं। तो आगे बताया गया स्ट्रेटेजिक फेलियर। आफ्टर Taliban regime was toppled and Al-Qaeda driven back into the caves and mountains, the US still had a chance to stabilize the government with the help from its different factions and to leave. In December 2000, Taliban spokesperson Mullah Abdullah Salam Zafir had offered to surrender. The Taliban sought modest terms. Mullah Omar and their leaders should be allowed to return home. But the America rejected the offer and promised to destroy the Taliban in every corner of the country. Taliban are an indigenous militancy with deep roots in Afghanistan, Pashtun majority. Stopping them from the power was easy, but defeating them in the country was not. And after going to defeat them, the US launched the Iraq invasion to top of Saddam Hussein and export democracy there. This was the second mistake. तो तालिबान रिजीम में सबसे पहले क्या, तालिबान रिजीम को हराया वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट फॉर्म की थी, उसके बाद अफगानिस्तान के स्टेबल गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करके उसको किया, अलकायदा को ख़त्म किया जो कि एप्सोन माउंटेन में चले गए और यूएस के पास चांस था कि स्टेबलाइज कर दे कंट्री को। जितने भी फैक्शन बने थे वो उस समय टूट के नए नए फॉर्म पार्टी बन रही थी, लेकिन उस समय के तालिबान का जो मेन था लीडर स्पोक्स पर्सन, उसने ऑफर भी किया था सरेंडर होने के लिए, मगर अमेरिका के दिमाग था कि तालिबान को ही पूरा ख़त्म, जितने भी सपोर्ट कर रहे हैं उसको ख़त्म करने का कॉर्नर टू कॉर्नर। एंड वहाँ से उनको गवर्नमेंट से हटाना इजी है, लेकिन उनके कंट्री में ही तालिबान को ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल है। उस समय अमेरिका ने इराक पर
अटैक कर दिया, सद्दाम हुसैन को हरा दिया, वहाँ भी डेमोक्रेसी फॉलो किया था, यहाँ भी प्रिंसिपल ऑफ न्यू कंजर्वेटिव फॉलो हो रहा है। तो लास्ट पैसेज है, इसको पढ़ते हैं। The Taliban surrendered to Taliban. The US took Pakistan tactical support for its war on terror for granted, overlooking the fact that Pakistan had deep strategic ties with the Taliban. Pakistan played a double game by supporting the US campaign in Afghanistan while at the same time offering refuge and support to the Taliban. For Pakistan, the Taliban have been their wildcard to check India's influence in Afghanistan. When the US declared victory in Afghanistan prematurely and went on to invade Iraq in 2003, it became easier for Pakistan to assist the Taliban's regrouping at a time when the Afghan government was grappling with corruption and infighting on ethnic lines. For the ordinary Afghans living outside the provincial capitals, life did not change much under the new government. When the US got stuck in the morass of the Iraq war, Taliban were steadily making a comeback in Afghanistan hinterlands. By the time the US shifted its focus back to Afghanistan after defeating the Islamic State in Iraq and Syria and amid growing calls at home to end the endless war, the Afghan war had already been lost. तो इसमें पाकिस्तान को एक सपोर्ट बनाया तालिबान प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा था, तालिबान के साथ भी टाइट था उसका, एंड जो यूएस डिक्लेयर किया अफगानिस्तान प्रीमेच्योर था, एंड फिर इराक पर भी अटैक कर दिया 2003 में। सो ये पाकिस्तान के लिए एक मौका दे दिया कि तालिबान से रिग्रुपिंग करने के लिए। उस समय टाइम मिला जब इराक पे डेविएट हो गया अपने पास से, पहले तो अफगानिस्तान में घुसकर तालिबान को ख़त्म करना चाहा, लेकिन वहाँ से डेविएट होकर इराक में चला गया, तो उस समय पाकिस्तान को और भी ग्रुपिंग्स को टाइम मिला कि एक अच्छा सा स्ट्रेटजी बनाया जाए और जितने भी करप्शन है उसको किया जाए और अच्छा से एक ग्रुप बनाया जाए जो कि हेल्प करे तालिबान को फिर से राइज करने में। सो फॉर द ऑर्डिनरी अफगान लिविंग आउटसाइड द प्रोविंस लाइफ डिड नॉट चेंज। तो जो भी मेन अर्बन एरिया में थे उनके लिए तो कुछ चेंज हुआ, लेकिन प्रोविंस के बाहर जो कैपिटल के बाहर थे उनके लिए तो वही लाइफ है अभी भी। तो व्हेन द यूएस गॉट स्टक इन द मोरास ऑफ द इराक वॉर, मोरास उस प्लेस को कहते हैं, सिचुएशन को कहते हैं जहाँ से यू कैन नॉट गेट अवे इजली, वहाँ से आप जल्दी नहीं निकल सकते हैं। तो इराक वॉर में फंस के इस स्थिति में पहुँच सका था अमेरिकन ट्रूप्स, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था क्या करें। उसके बाद लेकिन तालिबान वहाँ पर अपना ग्रुपिंग कर रहा था, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था और एक बेस बना रहा था वहाँ पे। और अमेरिका जब 20 ईयर्स हो गए उनको इंडलेस वॉर लग रहा था, वार खत्म ही नहीं हो रहा था, कब तक चलेगा, क्योंकि उसको सपोर्ट मिल रहा था पाकिस्तान से। सरेंडर टू दी तालिबान, granted there is a realistic way for the US to leave Afghanistan. It seems to have reached conclusion long ago. The war was one that could not be turned around. The war was also becoming increasingly unpopular at home, prompting President Barack Obama to Donald Trump and Joe Biden to promise to wind it up. The US is also shifting its focus to East Asia, where China is rising, and the foreign policy challenges the US is facing now elsewhere, continuing troops and commitments in Afghanistan makes a little sense, but the US could have opted for a more orderly withdrawal. Instead, it surrendered to the Taliban terms to pull back its troops. This was the third mistake. और 20 ईयर्स में बहुत से जियो पोलिटिकल सिनेरियो चेंज हो गए, और जितने भी प्रेसिडेंट आए फ्रॉम द बैरक ओबामा टू डोनाल्ड ट्रम्प टू जो बिडेन, उन्होंने कहा कि इसमें वी आर वेस्टिंग अवर टाइम एंड मनी इन अफगानिस्तान। और इधर अलग अलग से ही चाइना, ईस्ट एशिया में अलग अलग सिचुएशंस इवॉल्व हो रहे थे, तो उनको टैकल करना कि 20 ईयर्स अपना मनी और टाइम वेस्ट करना अफगानिस्तान में ही, तो उनका फोकस शिफ्ट हो गया फॉरेन पॉलिसी को लेके। एंड उन्होंने भी चाहा कि अब यहाँ से हटना ही सही है अफगानिस्तान से, वो भी एक मिस्टेक ही माना गया लीडर के द्वारा। नाउ द नेक्स्ट पेज, तालिबान हैव नॉट डिफीटेड the Afghans troops yet. The Afghan government has about 2 lakh battle hardened soldiers, including the US trained elite special forces. The government still controls most of the country populations, and the Taliban is forced to take over provincial capitals, were successfully thwarted in the recent past with air power help from the US, with the US being present in Afghanistan, and conflict has been in a stalemate.
government not being able to defeat the insurgent and Taliban unable to overrun the city. The US would have used this stalemate coupled with the mounting pressure on Pakistan to extract concession from the Taliban. Instead, the Trump administration went for the talks with the Taliban on their terms. The Afghan government was kept out of the whole process because the Taliban do not recognize them as being legitimate, and we struck a direct deal with the Taliban without restricting any of the Afghan concern. तो उसमें बहुत सारे लाइफ लॉस हुए और अफगान गवर्नमेंट 2 लाख सोल्जर जो भी थे और जो यूएस ने ट्रेंड किया था, तो गवर्नमेंट के बहुत से जो भी कंट्री के पॉपुलेशन है गवर्नमेंट अफगान गवर्नमेंट के अंडर में है। सो तालिबान ने बहुत कोशिश भी किया कि प्रोविंशियल कैपिटल को कैप्चर कर लिया जाए, लेकिन यूएस ने सपोर्ट किया अफगान गवर्नमेंट को और बार बार जितने भी कोशिश किया उसको डिसमेंटल कर दिया विद द सपोर्ट ऑफ द यूएस और एक स्टेलमेंट की सिचुएशन आ गई। लेकिन बाद में अमेरिका ने एक डील करने की कोशिश की एंड जिसमें कि डायरेक्ट उसने तालिबान के साथ सोचा कि डील के टॉक्स किया जाए और उसमें अफगान गवर्नमेंट को आउट ऑफ द टॉक्स रखा, मतलब उनको पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया। वो डायरेक्ट सोचा कि तालिबान के साथ ही एक टॉक किया जाए और जो भी सिचुएशन है उसको सेटल डाउन किया जाए। ये भी मिस्टेक थी जो कि उसने अफगान के कंसर्न्स को, अफगानी गवर्नमेंट के कंसर्न्स को, वहाँ के लोगों के कंसर्न्स को अपने इसको टेक केयर अबाउट द अफगान कंसर्न को ध्यान नहीं दिया, अफगान के कंसर्न को। फिर भी मिस्टेक्स है अमेरिका का। द अमेरिकन एग्जिट वुड नाउ डिस्टेब्लिश द बैलेंस ऑफ पावर इन फेवर ऑफ द तालिबान. The insurgents have always known this. They have the state of attacks and carry out targeted killings aimed at weakening the Afghan government and terrorizing society. Immediately after signing the agreement with the US in February 2020, and even since the remaining US troops started pulling back from the Afghanistan, the Taliban have started capturing more territories. The war may be winding down for the Americans, but for the Afghans it will continue in one form or another. तो उसके बाद अमेरिका ने एग्जिट किया। बैलेंस ऑफ पावर से पहले अमेरिका के बैलेंस में था वहाँ के पावर, अब क्या हो गया कि तालिबान के फेवर में हो गया। तालिबान ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया वहाँ के मेन टेरिटरीज पे, कैपिटल्स पे उसने डील कर लिया, टॉप कर लिया उसके साथ, अमेरिका के साथ। सो अमेरिका के लिए तो ये लड़ाई ख़त्म हो गई, लेकिन अफगान में अभी तक वो लड़ाई चल ही रही है, इसका कोई अभी तक एंड हुआ ही नहीं। दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल ऑफ दिस हिंदू टुडे 16 जून। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एक एडिटोरियल है The invisible tax on hopes of smooth rebound of economy. तो हालिया में आरबीआई ने क्या किया, एक मीटिंग रखा, लेकिन उस मीटिंग में आरबीआई ने जो भी इंटरेस्ट रेट थे उसको अनचेंज किया। तो अनचेंज करने का मेन पर्पस क्या था? पहले तो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट क्या किया, अनचेंज किया, जो कि बेसिक्स पता होगी आपको। मॉनेटरी पॉलिसी में 2050 में उर्जित पटेल की कमेटी में इन्फ्लेशन को कंटेन करने की कहता कि हायर 4% टू लोअर 2% के बीच में इन्फ्लेशन को रखना है। लेकिन टुडे अभी एज ऑफ नाउ है 5.1% कुछ राइज है, लेकिन इसको भी आरबीआई ने कहा कि इसको हम लोग टैकल कर सकते हैं। तो इसके फेवर में आरबीआई ने कहा कि इस बार क्यों हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट को उतना ही रखने दिए। सो इसमें बताया कि मॉनसून इस बार जो है बाउंटीफुल मॉनसून जो होगा रिजल्ट अच्छा देगा, जो कि रूरल डिमांड को बढ़ाएगा। रूरल डिमांड बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए सही होगा, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए सही होगा तो एमएसएमई सेक्टर बूम करने लगेगा, तो सिचुएशन को कंट्रोल में करेंगे। और एफडीआई भी बहुत कंट्री से ज़्यादा आया, फॉरेन रिजर्व भी $6 बिलियन में है। बट देयर आर सम थ्रेट्स आर देयर, राइजिंग ऑयल प्राइसेस है जो कि एक थ्रेट है
लेकिन नहीं, इंटरेस्ट रेट्स को उतना ही मेंटेन करने का, इन्फ्लेशन 5.1 है, फिर भी यही है कारण कि जो भी है फॉरेन से एफडीआई पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग वी आर गेटिंग इट, अच्छे अमाउंट में गेट कर रहे हैं हम लोग इस चीज़ों को। सो इसलिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया नहीं गया। अब आर्टिकल को पढ़ते हैं, समझते हैं इसमें क्या लिखा गया हुआ है। इमरजेंट एक्शन इज नीडेड टू रेन इन इन्फ्लेशन एज पीपुल फेस इनकम लॉसेज मेडिकल कॉस्ट। तो पैंडेमिक सीजन में क्या हुआ, जॉब लॉस हो रहे हैं, मेडिकल कॉस्ट बढ़ गया है, लोगों के पास जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट को हटाया नहीं गया। तो उसका रीज़न में देने का कारण यही है कि मॉनसून का एक रीज़न दिया जा रहा है, एफडीआई का रीज़न दिया जा रहा है, लेकिन इसके बारे में देखते पढ़ते हैं। द पैंडेमिक सेकेंड वेव मे हैव सबसाइडेड बट होप्स ऑफ स्मूथ रिबाउंड इन द इकोनॉमी स्टैंडर्ड विद इजी रिस्ट्रिक्शन रिमेन मडल विद द इन्फ्लेशन नंबर्स फॉर मे कंपाउंडिंग द प्रॉब्लम। सो इसमें बताया गया कि सेकेंड वेव कम हो रहा है, लेकिन स्मूथ रिबाउंड जो इकोनॉमी का है, फिर से जो इकोनॉमी का ग्रोथ थी उसको फिर से लाने में अभी भी प्रॉब्लम है। इसमें कन्फ्यूजन है कि इन्फ्लेशन के नंबर बढ़ रहे हैं, कंपाउंडिंग द प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है। तो सोरिंग पेस ऑफ राइजिंग प्राइसेस, कमोडिटी के प्राइस बढ़ रहे हैं, रिटेल इन द होलसेल इन द बाउंस ऑफ द वाइड स्प्रेड लॉकडाउन लाइक रिस्ट्रिक्शन हैज कम as a negative surprise. Inflation based on the wholesale price is going to have a hit a 25-year record of nearly 13%. तो 25 साल में रिकॉर्ड एक बनाया 13% का जो राइज हुआ है। while the retail inflation touched a 6-month high of 6.3, रिटेल इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है। while runaway fuel prices including high excise duties and taxes were a key factor in driving both inflation indices, they were not only ones at work. Retail inflation in food hit a maximum high of 5% from barely 2% in April, which pulses and eggs as well as edible oils leading the surge. Fuel and light inflation hit 11.6%, the highest in over 9 years, and no respite is in the sight of the front as pump prices for petrol raced past 100 a litre in even more parts of the country this month. Diesel has also crossed a century mark in Rajasthan, Sri Ganganagar, where freight costs add up to on the top of the stairs, and even one of the discount food and food prices for inflation across the 6% mark of the time in the 31% estimated at 6%. तो इसमें बताया कि पेट्रोल के प्राइस राइज हो गए 100% से, रिटेल के इन्फ्लेशन है, होलसेल के इंक्रीज हो गए हैं। तो reacting to the April inflation target of 4.3% after averaging the steep 6.2 through the 2020-21, RBI government had remarked earlier this month that it brought some relief and elbow room for sticking with growth supportive policy. So गवर्नमेंट RBI ने कुछ स्टेप लिया तो elbow room to एडजस्ट करने के लिए कैसे भी इन्फ्लेशन को कंटेन किया जाए। If anything means inflation prince leave no such room for maneuver, though the bank monetary policy commentary may not switch away from its dovish policy. तो dovish policy क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट को लो करना, लेकिन वो फर्दर इज नहीं हो रहे हैं। उसका रीज़न मैं बताया कि वहाँ पर आर्गूमेंट क्या दिए जा रहे हैं मॉनसून को लेके, एफडीआई को लेके, फॉरेन रिजर्व को लेके। मोस्ट इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू रिमेन हायर देन द एवरेज 5.1% estimated by the Central Bank of this year. If the government wants the RBI to persist with the accommodative approach to facilitate growth, it must take some action of its own curb price rise, including meaningful cuts in fuel taxes, and RBI government has been adequately since for a while. So far, it has only obfuscated issue with the argument ranging from the state should cut taxes first to let's bring petroleum products under GST. तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को GST के अंदर लाने के लिए गवर्नमेंट गवर्नमेंट चाहती है कि स्टेट गवर्नमेंट पहले कट करे इसमें टैक्स और जीएसटी के अंदर ला दिया। यही कन्फ्यूजन ऑफिसकेटेड इसको रोक रहा है। क्लेम बाय द पेट्रोलियम मिनिस्टर हु एडमिटेड द प्राइस रिजल्ट प्रॉब्लमेटिक बट द गवर्नमेंट इज सेविंग मनी टू स्पेंड ऑन वेलफेयर स्कीम एंड बाइंग वैक्सीन्स। सो इसमें मेन ये है कि गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस कर रही है वैक्सीनेशन पे, तो उनका ज़्यादा टाइम और मनी उस पर स्पेंड हो रहा है। तो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि वो पेट्रोल प्राइसेस और फ्यूल प्राइसेस पर कट करें। फॉर पॉपुलेशन ऑलरेडी रिलीविंग फ्रॉम जॉब एंड इनकम लॉसेस, हायर मेडिकल कॉस्ट इन द पैंडेमिक वन सेड द persistently high inflation is untenable. No welfare scheme offset its disproportionately adverse. तो लास्ट 2 पैराग्राफ में तो पॉपुलेशन ऑलरेडी बिंग रिलीव, जॉब नहीं है, इनकम लॉसेस हो रहे हैं, मेडिकल कॉस्ट हाई हो गया है जब से ये स्टार्ट हुआ है पैंडेमिक,
एंड परसिस्टेंटली हाई इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, जो कि मैनेज नहीं किया जा सकता है। और कोई भी वेलफेयर स्कीम, जो भी जितने भी वेलफेयर, जैसे मनरेगा हो गए और भी गरीब कल्याण है, बहुत ही प्रॉब्लम है इसको मैनेज कर पाए, जिसका जो भी एडवर्स इम्पैक्ट है इस सब चीज़ को मैनेज कर पाए। सो नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, देखते हैं। ब्लेसिंग ऑफ ए थ्रेट ऑन डेंजर्स ऑफ इमर्जिंग कोरोना वायरस वेरिएंट। अब क्या था कि नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो जो भी अभी कोरोना के सिम्टम्स हैं, उसके जो वायरस हैं, उसके लिए तो वैक्सीन बन गई है, लेकिन उसके वेरिएंट चेंज हो रहे हैं, तो जो भी प्रेजेंट वैक्सीन शायद उस चीज़ को टैकल ना कर पाए। इसी के बारे में ये आर्टिकल है, द इमर्जिंग फॉर्म ऑफ द डेल्टा वेरिएंट। ये नया वेरिएंट जो आया, इसको मुश्किल है कि इसको टैकल करना, और जो भी वैक्सीन है वो उसको टैकल नहीं कर सकते इजिली। इज रेजिंग ग्लोबल कंसर्न फॉर 5 ऑफ द लीडिंग लेबोरेटरीज में हैव सबमिटेड डेटा टू द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा on its presence in India. Public Health England, a body in the United Kingdom, has said that of 63 genomes in its repository as of June 7, 6 were from India, and this variant is Delta and has all characteristic mutation along with one called K417N. This particular one has previously been found in beta variant first detected in South Africa. तो ये जो वेरिएंट है डेल्टा, इसको साउथ अफ्रीका में भी एज ए बेटा वेरिएंट को पाया गया, विच इज द इंटरनेशनल वेरिएंट फॉर कंसर्न एज इट हाईली इन्फेक्शियस एंड नॉन एज रिड्यूस वैक्सीन पोटेंशियल। तो जो वैक्सीन है जो ही बनाया गया, उसके पोटेंशियल को और उसके जितने पावर को ये रिड्यूस कर देगा। तो डेल्टा वेरिएंट इज प्रोबब्ली द मोस्ट प्रीवेलेंट कोरोना वायरस वेरिएंट इन इंडिया, एंड ये जो भी स्प्रेड कर रहा है, जो भी डेल्टा वेरिएंट है, जल्दी बहुत ही प्रीवेलेंट है, जल्दी से बढ़ रहा है चारों तरफ इंडिया में। And comparison with the third of the genome samples sourced from the non-international travel history process until late May. An additional concern for the K417N mutation is that some study have found it was associated with the resistance and newly developed monoclonal antibody treating drug cocktail and Casirivimab and the imatinib for those remote। तो बहुत ही resistance प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे वैक्सीन के आगे वो नहीं कर रहा है। Scientists have said that they're all mark particular evolution of Delta variant. The Delta variant has become globally prominent in the same way as mutation D614 increased the infectively the coronavirus in March and April last year. Coronavirus has marked the convergent evolution. Some defining mutations that emerge in different strains from around the world start to become more common in subsequent variants. So these mutations are beneficial to the virus through the process of natural selection, helping infect more cell and thwart डिफेंसिंग एंटीबॉडी। तो जो भी ये वेरिएंट है, बहुत ही ये अडेप्ट कर जा रहे हैं, जो कि वायरस के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, जो कि हमारे बॉडी में जल्दी से अडेप्ट हो जाएंगे, और जो भी पहले भी बता चुका कि जो भी पोटेंशियल है वैक्सीन का वो घटा देंगे, और जितना भी स्ट्रॉन्ग वायरस बन जाएंगे कि वो टैकल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सो इवोल्यूशन इज एन इनिशिएशन प्रोसेस एंड इट्स इम्पॉसिबल टू फोरकास्ट इफ SARS-CoV-2 विल become a part of the human ecosystem, less contagious and manifesting in sporadic outbreaks, but ever present or buckling into the oblivion under the force of the counter-offensive measures such as vaccine, mask, lockdowns. So इसमें बहुत टाइम इसको मिल रहा है कि प्रिवेलेंट कर जाए और थ्राइव कर जाए। सो इसको टैकल करना धीरे धीरे मुश्किल हो रहा है। एज ए वायरस एंड पीपल कंटिन्यू टू एंगेज इन डायलेक्टिकल बैटल ह्यूमैनिटी एज ए टूल फॉर दैट हैज बीन एब्सेंट इन प्रीवियस ग्लोबल पैंडेमिक दैट ऑफ रैपिड जीनोम सीक्वेंसिंग। तो जितने भी वैक्सीन बहुत लेट में बन रहा है, और इसको अडेप्ट करने में बहुत टाइम इसको मिल जा रहा है, और जो अडेप्ट कर जाएगा फिर उसके पोटेंशियल को बहुत ही मुश्किल होगा कि इसको हम लोअर डाउन कर पाएँ। और several countries in India have the infrastructure and resource to track threatening mutation according to the potential of the mutation in three infected in a region that can be known retrospectively. तो इस सब रीजन में ज़्यादा से स्प्रेड कर रहा है इन्फेक्शियस, इसके पावर ज़्यादा है। दिस नॉलेज कैन हेल्प इम्प्रूव वैक्सीन एंड इनेबल रिसर्चर्स टू परफॉर्म ट्रिक्स और द parlance of software develop upgraded patches that can blunt the threat and emergent variants। तो एक सॉफ्टवेयर भी बनाना पड़ेगा इसको ट्रैक करने के लिए कि कैसे कैसे वेरिएंट सब कंट्री में बढ़ रहे हैं, सो कि हम इसके स्प्रेड को चेक कर पाएँ, और जो भी वैक्सीन हम बना रहे हैं उसको अपडेटेड करते। इंडिया है chosen to restrict the genome sequence studies, 10 government labs and not only private labs, some of which has the capability to and the expertise. Time and again the country suffered this conscious of the lack of preparedness. It is important not to downplay this national threat। तो सिर्फ सरकारी लैब नहीं हो रहा है, तो प्राइवेट लैब भी करना चाहिए, जो कि एक्सपर्टीज कर रहे हैं, जो कि एक्सपर्टीज है इन चीज़ों में। तो जितना जल्दी हम इस सब चीज़ को टैकल कर पाए वो सही है। तो प्रिपेयर्डनेस के मैटर में देखें तो बहुत हम लोग पीछे हैं, और इसका हम लोग इसके थ्रेट को मतलब कि इग्नोर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डाउन प्ले दिस थ्रेट। दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल।
इंडियन एक्सप्रेस का एक एडिटोरियल है जो कि है दिल्ली हाई कोर्ट वर्डिक्ट अंडरलाइंस द पॉलिटिकल डायमेंशन रिप्रेसिव नेचर ऑफ मास इनकार्सिरेशन। मास इनकार्सिरेशन मतलब क्या है? पुटिंग पीपल इनटू जेल। सो प्रतीक्षा बागची राइट्स इंडिया पीनल पॉलिसी मस्ट change such that jail is an exception rather than increasing mass incarceration of pre-trial prisoners। तो एक हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया है तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं इस आर्टिकल को। ऑन जून 15 इन इट्स लैंडमार्क ऑर्डर्स दिल्ली हाई कोर्ट ग्रांटेड बेल टू द स्टूडेंट एक्टिविस्ट आसिफ इकबाल ताना, नताशा नरवाल एंड देवांगना Kalita। Their courageous legal battle fought from the prison for over a year has not only highlighted the repressive aspects of the penal policy of the state but also linked the question of mass incarceration of under trials with the question of political citizenship। तो इसमें ट्रायल में क्या किया, दिल्ली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट क्या किया कि बेल ग्रांट किया 3 स्टूडेंट को एंड देयर कोरेजियस बैटल फॉट फ्रॉम वन प्रिजन टू ओवर ईयर। तो एक जेल से दूसरे जेल में उनको ले गया एंड नॉट ओनली हाईलाइटेड द रिप्रेसिव एस्पेक्ट ऑफ द पीनल पॉलिसी। जो पॉलिसी है, पीनल पॉलिसी है, उसके बारे में हाईकोर्ट का कहना है कि ये भी सही नहीं है जो पॉलिसी बनाया गया है और इसमें स्टेट की मनमानी बता रहा है। जो कि जो भी स्टेट के अगेंस्ट में डिसेंट अपना दे रहा है, पुट आउट कर रहा है, उसको जेल में डाल दे रहा है और उसका नाम दे रहा है कि ये सिक्योरिटी ऑफ द नेशन है, थ्रेट है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये एक उन लोगों को एक बेल देकर एक लैंडमार्क जजमेंट ही है, ऑर्डर ही है। इन दिस ऑर्डर वी फाइंड फैक्चुअल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आंसर्स। सिंपली पुट the court found no specific or factual allegation against student activists who participated in the anti-CAA protest and were charged under the Draconian Unlawful Activities Prevention Act 1967. Therefore, Section 443D(5) of the UAPA is denies bail do not apply. In Asif Tanha, the court advocated cares in deploying the definitional words and phrases so as not to trivialize the extremely heinous offense of terrorist act। तो ये anti-CAA के प्रोटेस्ट कर रहे थे 3 स्टूडेंट, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये उनका अपना एक ओपिनियन था, प्रोटेस्ट करने का उनको राइट है, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो उनको राइट है। इसका मतलब नहीं है कि अंडर द यूएपीए उनको अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि इसमें बेल की कोई गारंटी नहीं, इसमें बेल नहीं मिलता है यूएपीए में जो भी इस एक्ट के अंदर अरेस्ट होंगे। लेकिन कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट ने, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि इनका एक अपना ओपिनियन था तो इनको अंडर इस पीनल के अंदर नहीं रखना चाहिए, टेररिस्ट एक्ट के अंदर नहीं रखना चाहिए। In Asif Tanna, the court, Asif Tanna के केस में the court holds that the foundation of our nation stand on secure footing that to be likely to be second by protest, however vicious, organized by a tribe of college student or the other person as a coordination committee from the confines of universities which are in the hearts of Delhi। So foundation है यहाँ पर कि प्रोटेस्ट को ही हम लोग ले रहे हैं, तो हम लोग को ऐसे नहीं लेना चाहिए कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूएपीए के अंडर में आ जाए। तो नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। इन द नताशा नरवाल दिल्ली हाई कोर्ट हैज बीन constrained to express seemed in anxiety to express dissent in the mind of the state line between the constitutionally guaranteed right to protest and terrorist activity seems to be getting somewhat blurred। सो कोर्ट ने यहाँ पर हेल्ड किया है इन नताशा नरवाल के केस में कि स्टेट को जो भी बीच का लाइन है कि क्या स्टेट के अगेंस्ट में है और क्या डिसेंट है, उन दोनों के बीच के लाइन को ही ख़त्म कर दिया है। जो भी डिसेंट भी प्रोड्यूस करे उसको बता रहा है कि ये एक स्टेट के अगेंस्ट में माइंडसेट और एक स्टेटमेंट दिया गया है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है ये। सो इस पर कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है। Reiterating the constitutional principle underlying the rights of the pre-trial prisoner, the court observed that apart from being prima facie satisfied as regards the charges leveled, the court must also reasonably assess the apprehension of the flight risk, evidence tampering and witness intimidation with the careful regard to genuineness of the prosecution। It might be noted that the student activists have got bail in the multiple criminal cases have been lodged against them। In this case, the witnesses were either police official or protected witnesses। The students naturally do not have the power to tamper with such evidence or such witnesses, nor are they flight risk। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को फिर से फोकस किया और बताया कि प्राइमा फेसी जो भी है और जो भी चीज़ें देख रहे हैं उनको पुलिस ऑफिशियल्स की दें कि जो कि
वो जो भी स्टूडेंट थे वो प्राइमा फेसी जो भी हुआ और जो भी एविडेंस है उनके साथ वो छिड़खानी नहीं कर सकते हैं, और एविडेंस के साथ तो जो ऑफिशियल के सामने ही हुआ, विटनेस सिर्फ ऑफिशियल ही थे। Natasha Delhi court reminds us that the object of bail is neither punitive or preventive, but is principally to secure the presence of the accused at the trial, and the punishment begins only after conviction, and everyone is deemed to be innocent until the duly tried and found guilty। तो कहा कि जब तक कि प्रूव न हो जाए कि वो उन्होंने कोई क्राइम किया है तब तक वो बेल पर रहेंगे और उनको एक क्रिमिनल नहीं कहा जाएगा। Yet many activists, academic students continue to be in prison under the draconian और exceptional laws बने हुए हैं यूएपीए वाले, जो कि कुछ भी अपना डिसेंट भी करने के तो स्टेट यूएपीए के अंडर उस स्टेटमेंट को लेकर और प्रोटेस्ट को एक स्टेट के अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा लेकर अरेस्ट करती है। The pre-trial prisoner under trial in India constitute most of the prison population in India. The under trial is literally buried under the weight of the trial before it starts, in uncommon knowledge, and trial suffer unusual forms of punishment before the trial starts. Bearing a colonial subject under the trial was an unusual form of punishment in colonial law. Congestion of prison bay, mass incarceration of under trial was tied to the project of despotic rule. तो इस आर्टिकल के बारे में यही फोकस किया गया है, जितने भी है मेन इसका क्रक्स देखेंगे कि एक डिसेंट एंड ड्रैकोनियन लॉ है, उसके बीच के जो डिफरेंसेस है स्टेट ने ब्लर कर दिया, जिसको कि हाई कोर्ट ने इसमें फोकस किया, अंडरलाइंस किया कि वी हैव द राइट टू पुट आउट दिस स्टेटमेंट एंड फॉर द प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनी लॉ, बट इट डजंट मीन दैट गवर्नमेंट कुड इंटरवेन एंड पुट under arrest and arrest the people those who are protesting and put them under this UAPA laws. So we have the democratic right to protest. तो इसमें ही बताया गया the constitutional culture, the values, the preservation of innocence is not allowed to flourish having charismatic judgment performed by individual judges. तो इसमें ये फोकस किया है। मेन इसका देखेंगे हम इन्फोर्म पनिशमेंट एक्सटेंडेड ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ इनकार्सिरेशन माइट मेल्ट डाउन दी प्रोविजन। द लॉ इज फ्लेशी एंड इट टेक्स इट्स टाइम टू मेक अंडर ट्रायल बोन्स रॉट एंड फोर ब्लैक फंगस टू ऑफ देयर विजन। दिस इज व्हाट वी मीन बाय लॉ टेकिंग इट्स ड्यू कोर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इनकार्सिरेटेड। तो इसमें यही कह रहा कि बहुत ही डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगा अगर ऐसे पनिशमेंट दिए जाने लगे तो, मास इनकार्सिलेशन होने लगे तो। और इतने डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है इस यूएपीए के अंदर कि किसी गवर्नमेंट स्टेट किसी भी अगर उनके अगेंस्ट में कोई भी स्टेटमेंट है इसको अंडर में ले सकती है और उनको अरेस्ट कर सकती है। तो एक अच्छा जजमेंट है, ऑर्डर है हाई कोर्ट के द्वारा। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज एडिटोरियल, यही मेन पॉइंट्स थे। सो बेसिकली दिस वीडियो फॉर दोज हु फाइंड इट डिफिकल्ट to understand the Hindu newspapers and they find it in the understanding the passages because their English is not good. They found difficulties whenever they encounter a difficult word meaning because also for the Hindi medium जो हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के स्पेसिफिक फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो हिंदी मीडियम में अच्छे आर्टिकल्स नहीं हैं और पॉइंट्स में नहीं दिए रहते जो कि आप पुट आउट करते हैं अपने आंसर में। जो भी आर्टिकल बेस्ड हैं सबसे बेस्ट मान जाती है हिंदू आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस की। तो बेसिक्स आइडिया तो आपको है आर्टिकल के बारे में, कुछ तो जैसे अफगानिस्तान और अमेरिका के देश में विड्रॉ कर कुछ तो आपका आइडिया है, बट अगर आप चाहते हैं कि अच्छे आर्टिकल पढ़ें तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाई गए हैं कि लाइन बाय लाइन मैंने उन चीज़ को समझाया है, हर एक पैसेज को हिंदी में समझाया कि यहाँ पर पर्टिकुलर वर्ड मीनिंग का भी क्या मतलब हुआ, क्यों लिखा गया है यहाँ पर, इसका एक प्रिंसिपल जैसे नियोकॉन वॉर है इसका मतलब क्या होता है। सो आप वीडियो को देखने से जो भी फ्रेशर्स हैं स्पेशली जो कि स्टार्ट करें या ग्रेजुएशन में वो स्टार्ट करना चाहते हैं कंपटीशन के लिए, बात चाहते हैं कि मैं हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ूँ और इंग्लिश में पढ़ूँ, कहाँ दिक्कत हो रही है, तो इसलिए मैंने पैसेज बाई पैसेज को समझाना स्टार्ट किया है और उसके बाद 2-3 आर्टिकल को समझाया है और डेली ये चलेगा। और इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम और आप कुछ और चाहते हैं कि क्या कैसे चीज़ को और बतलाऊँ, कौन सी आर्टिकल को समझाऊँ और क्या प्रॉब्लम होती है इंग्लिश को समझने में, क्योंकि ये बेसिकली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है जो कि हिंदी न्यूज़पेपर और एडिटोरियल इंग्लिश एडिटोरियल पढ़ना चाहते हैं और भी फ्रेशर है और उनके माइंड में है कि कंपटीशन की तैयारी कर रही है, स्पेशली फ्रेशर तो जो ग्रेजुएशन में भी हैं और या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहते हैं। डजंट मैटर
दे आर इन ईयर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, चाहे 9th और 10th में भी हैं, जो भी इंडो आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि व्हाट ग्लोबल सिनेरियो, नेशनल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है और कैसे एडिटोरियल को समझना चाहिए इंग्लिश न्यूज़पेपर से, तो उनके लिए भी एक वीडियो है। सो होप यू हैव एंजॉयड। तो लाइन बाय लाइन मैंने आपको समझाया सब चीज़ों को। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम देन प्लीज कमेंट ऑन इट, एंड व्हाट आर यू सीकिंग फॉर टू अंडरस्टैंड सच editorial and what you have got it from my this editorial discussion. So अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, किस चीज़ को समझने में प्रॉब्लम होती है, वर्ड मीनिंग को कैसे समझे, ये भी जैसे ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे है, बाद में फिर आपको मैंने एक इकोनॉमिक के आर्टिकल को समझाया है कि कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर उसमें अंडरस्टैंडिंग है तो मैं जीएस का भी क्लास लूँगा, और जितने भी आपके पास प्रॉब्लम जैसे ब्रेसिंग, ये साइंस टेक्स से है कोरोना वायरस वेरिएंट्स का, उसके बाद एक मैंने रिबाउंड वाला इकोनॉमी वाला जो टेक्स का उसको भी बेसिक्स क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी, और so this is all about this editorials, and we will meet tomorrow with a new editorial. Thank you very much.